वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दिया है, अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, आपको पता ही है कि नीट एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से वेटेज भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन का। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही टफ चैप्टर पड़ जाता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग का पहला टॉपिक, आयनिक बॉन्ड। आपको पता होगा कि जो आयनिक बॉन्ड है ना, कई लोग पहले पढ़ा देते हैं, कई लोग बाद में पढ़ाते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं भैया कि आयनिक बॉन्ड में होता क्या है। आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड है उनका निर्माण कैसे होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जब डिफिनेशन देखते हैं तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। उसके बाद क्या होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिटिव और निगेटिव जैसे चार्ज देखने के लिए मिलते हैं। भैया कैसे देखने के लिए मिलते हैं, तो आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इस चीज को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। अब देखिए सामने एग्जांपल दिख रहा होगा, ये एग्जांपल किसका बच्चा, ये एग्जांपल है NaCl का, सभी लोग जानते होंगे NaCl। ठीक है, अब ये जो NaCl है भैया, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सभी को निकालना आता होगा। ठीक है, अब देखिए जो सोडियम है, सोडियम में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, लास्ट में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन वाले में, क्लोरीन में तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जहां पे कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। होता क्या है, यहाँ का जो रूल है वो ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा एटम। अब ऑक्टेट के सबसे नजदीक कौन है, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो सबसे दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। भैया तो नाइट्रोजन, सॉरी अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो यहाँ पर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा क्लोरीन की तरफ, और क्लोरीन में आज जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 + 1 मिलकर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ पर इसका ऑक्टेट क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है भैया, वो क्या होगा, वो धनी होगा, रिच होगा, तभी तो डोनेट कर रहा है ना। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, इसने उधारी को ली है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये क्या है, पुअर है, गरीब है। अब जो अमीर है उसने इलेक्ट्रॉन को भैया दे दिया, सिंपल सी बात समझने की ये है, और जो गरीब है उसने पैसों को ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये सारी चीजें समझ में आई। तो आपने देखा क्या, ये जो NaCl था, जो कि पहले एक बॉन्ड था, जब ये ब्रेक हुआ तो इस पर चार्ज देखने के लिए मिले। इसी तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं तो और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं MgO एग्जांपल की। अब MgO की अगर हम बात करते हैं भैया, तो जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं Mg की बात करता हूं तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, जो Mg है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो भैया जो डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये क्या है, धनी है, ये क्या है, रिच है। ठीक है, और पुअर पर बेचारे पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, तो लोन को ले रहा है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी टर्म आती है, बहुत ही सिंपल वे पर मैं आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। भैया इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, तो अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं तो सीधा और सिंपल सा मतलब ये है इलेक्ट्रोवैलेंसी से कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांसफर हुए,
2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। मतलब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखना चाहूंगा तो कितनी होगी, 2 होगी। मतलब यहाँ पर कहने का तरीका, जो कहने का मतलब था वो यही था कि भैया इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं बाई लैंग्वेज में चला रहा हूँ, ठीक है। अगला कुछ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा इससे टफ एग्जांपल रहेगा, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो एग्जांपल है वो है CaCl2 का। अब भैया अगर मैं CaCl2 की बात करता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो Cl2 2 है और Ca कितना है, 1 है। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो Ca वाले पर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस पर क्लोरीन पर 7 और 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट पर, ठीक है। तो होगा क्या, जो ये Ca है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक Cl पर ट्रांसफर कर देगा भैया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात रही, एक और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ पर 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हुए क्लोरीन में, तो होगा क्या, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चार्ज की बात कर लेते हैं भैया, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चा। अब अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करता हूं तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट रूप से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये चीजें समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपने ये देखा कि जो आयनिक बॉन्ड है वो बनते कैसे हैं भैया। अब हम ये देखते हैं फैक्टर। अब देखिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ फैक्टर भी काम करते हैं। कैसे कैसे फैक्टर हैं, देखिए जो पहला फैक्टर है वो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड नंबर फैक्टर ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्ड नंबर है लैटिस एनर्जी। अब भैया बात ये आती है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, हमें नहीं पता भैया। तो देखिए वैसे तो मैंने पीरियोडिक टेबल पर इसको अच्छी तरीके से समझा रखा है, हर एक टॉपिक का एक अलग वीडियो मैंने बनाया है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो इसका एक अलग वीडियो है, इसके कॉन्सेप्ट का, इसके क्वेश्चन करने के तरीके का, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो मैं चीजें यहाँ पर समझा रहा हूँ, जितनी चीजें यहाँ की जरूरी बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, सारी चीजें मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मुख्यतः 3 तरीके के आपने क्या देखे, फैक्टर देखे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या ना कि ये जो फैक्टर है वो कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है भैया वो लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। क्यों, कैसे, आप आपको याद नहीं करना, मैंने क्या है ना कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको रटाना, चीजों को समझाना, कॉन्सेप्ट को बताना, यही मेरा टारगेट है। यहाँ पर मैं आपको ये रटने के लिए नहीं कहूंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसको रट लो। क्यों होती है, रीजन सहित आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि याद करने की कोई जरूरत ना पड़े। अब देखिए मैंने क्या समझाया था आपको, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, mx वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं भैया कि m से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किस पर, x पर, m से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन x पर ट्रांसफर हुआ। तो अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं भैया, ठीक है। तो अगर मैं m से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो m पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो हम चाहेंगे कि हमारी कम से कम एनर्जी लॉस हो। क्यों भैया कम से कम एनर्जी लॉस हो, क्योंकि अगर कम, भाई देखो अगर कोई काम आपको करना है, सपोज दैट मैं कोई आपको काम दे रहा हूं करने के लिए कि भैया तुम एक चौराहे से दूसरे चौराहे जाओ और मेरे लिए समोसे लेके आओ, मुझे खाना है, ठीक है। तो आप क्या ऐसे करेंगे क्या कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे आपको जाना है तो सीधी रास्ता आप नहीं जा रहे हैं, आप घूम के जा रहे हैं। क्यों भैया घूम के जा रहे हैं आप, अगर आप घूम के जाएंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, अगर आप सीधा जाएंगे तो आपकी एनर्जी कम लॉस होगी। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे जिस पर आपकी एनर्जी कम लॉस हो। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर वो कम लगनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी कम एनर्जी लगेगी उतनी अच्छी बात है भैया। तो ये तो समझ में आ गया कि लो होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हाई होती है। पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। जो ये इलेक्ट्रॉन था जब ये x पर जाता है, जुड़ता है, तो यहाँ पर एक तरीके की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है।
तो हमेशा जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो ज्यादा मात्रा पर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा पर क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। जितना ज्यादा रिलीज होगी उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसीलिए ये क्या हो गया, हाई हो गया। अब बात आती है लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी एक नया टर्म है जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा और इसका एक अलग लेक्चर आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पर समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप केवल इतना याद रखिए कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। भैया लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बाकी की सारी बातें मैं आपको उसी दौरान बता दूंगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड को देख लेते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बहुत ही सिंपल है, याद करने की कोशिश मत करिएगा, हर एक चीज को मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है वो इसी पर आती है भैया कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये किस फॉर्म पर पाया जाता है। तो सामान्यतः जब हम देखते हैं तो ये हार्ड, मतलब ये हमेशा ये कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड बेस पर, मतलब हार्ड बेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमेशा यह सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिलता है। अगर मैं नमक की बात करता हूं बच्चा, तो नमक का सूत्र सबको आता होगा, NaCl होता है और ये हमेशा सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जब आप इसको किस पर डालते हैं, वाटर पर डालते हैं, तब होता क्या बच्चा, ये Na+ और Cl- में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयंस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है बच्चा, कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी क्या होती है। तो हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्वथनांक और गलनांक। हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं, जहां पर भी मीनिंग टफ आ रही है, जहां पर भी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो रही है, मैं हिंदी जरूर लिख रहा हूं। ठीक है, तो जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है बच्चा, वो क्या होती है, हाई होती है। अब देखिए हाई होती है, आपने सीख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, बट हमेशा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चा, रीजन क्यों हाई होती है। हाई तो होती है, सबको पता चल जाएगा भैया, जो पढ़ता है नहीं तो इसको इतना तो एटलीस्ट पता ही रहता है, लेकिन क्यों होती है ये सबको नहीं पता होता। तो क्यों होती है इसको देख लेते हैं। होती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाती है। रीजन जरूर याद रखिएगा बच्चा, रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो जो थर्ड नंबर है वो क्या है, कंडक्टिविटी, जिसको हम हिंदी में चालकता बोलते हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी का मतलब सीधा से मतलब आप ये समझिए कि भैया अगर मैं तार लूं और तार में वो कितनी स्पीड से करंट को फ्लो करा रहा है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कंडक्टिविटी। ठीक है, चालकता। अब देखिए ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता पर डिपेंड करती है। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं एक्वस सॉल्यूशन की, मतलब पानी की, वाटर की बात करता हूं अगर, तो वहां पर करंट सबसे ज्यादा तेज फैलेगी। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। आपके पास तीन तरीके की चीजें हैं, एक जगह पानी, बहुत सारा पानी, एक जगह पानी नहीं है, दीवार पर हल्का सा पानी गिरा हुआ है, आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी जगह दीवार है। अब मैंने तीनों जगह करंट को छुआ दिया। अब मैंने आपसे कहा भैया करंट को टच करो, तो सबसे ज्यादा आपको करंट कहां पर लगेगी, जहां पर प्योर पानी है। ठीक है, फिर इसके बाद कहां पर लगेगी, फिर इससे कम लगेगी जहां पर थोड़ी सी दीवार भींगी बस हुई है, वहां पर ज्यादा पानी नहीं है। और सबसे कम जहां पर ना के बराबर या नहीं लगेगी, वो कहां पर, दीवार पर, सॉलिड स्टेट पर। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर है, इसी तरह आपको याद रखना, जो अभी मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, बेहतरीन एग्जाम्पल है, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर को देखते हैं। जो फोर्थ नंबर है वो है सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी मतलब इसकी विलेयता क्या होती है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस पर ज्यादा विलेय होते हैं, तो सीधा सा सिंपल से एग्जांपल नमक को लीजिए। नमक सबसे ज्यादा किस पर विलेय है, वाटर यानी जल। ठीक है, जल पर होता क्या है, जो NaCl है वो Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और अगर मैं और अगर मैं बात करता हूं वाटर की, मतलब H2O की, तो H पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जो सोडियम है वो O- के साथ जुड़ना चाहेगा, और जो क्लोरीन है वो H+ के साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज के साथ जुड़ते हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आई होप कहीं भी आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर किया है। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम होना तो आप कमेंट करेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टाटा बाय बाय। अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए। आज का आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको 30+ क्वेश्चन करने हैं। ये जो मैं होमवर्क देता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको 30+ क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको कभी भी आयनिक कंपाउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।